नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीटेक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। पिछले वीडियो में हमने यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ा है, मापन, विमा के बारे में पढ़ा है। 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा वीडियो लेक्चर है ये। इसमें हम पढ़ेंगे विमाओं के कुछ उपयोग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने विमाओं के उपयोग में कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस किए थे, सॉल्व किए थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी। विमा निकालना पूरा हमने आपको उसमें सिखा दिया था। लगभग 15-20 एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, वहाँ पर 15-20 भौतिक राशियों के विमा निकालना सीखा था। मुझे उम्मीद है कि अब आप विमा निकालना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। ठीक है, अब हमें विमाओं के उपयोग करना है और देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में किस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं, पिछली टीजीटी परीक्षाओं में कैसे आए हैं और कैसे आ सकते हैं। कुछ जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से संबंधित, उन प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। और कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे आपको। और एक जो हमारा टॉपिक इसमें रह गया है विमा में, कि विमाओं की सीमाएं क्या हैं, कहाँ कहाँ पर विमा काम नहीं करती हैं, वो चीज़ भी पढ़ेंगे। और अंत में एक टॉपिक और अभी बचा इस चैप्टर के अंतर्गत, अदिश राशियां एवं सदिश राशियां, तो वो भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछली जो परीक्षा हुई है टीजीटी साइंस की, उसमें 2016 की परीक्षा 2019 में जो हुई है, मार्च में परीक्षा हुई थी, उसमें विमा चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था। तो कौन सा क्वेश्चन आया था वो देखते हैं सबसे पहले। इसके बाद इससे पहले वाले परीक्षा में 2013 भर्ती में जो इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन आया था वो आप स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन ये आया था कि 1/, मैं यहाँ पर लिखता चल रहा हूँ, 1/μ0 और ε0 की विमा ज्ञात कीजिए, की विमा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2016 की टीजीटी परीक्षा में। अब इसकी विमा कैसे निकालना है, विमा निकालना हमने आपको सिखा दिया है। तो अगर आपको इसका फार्मूला आ रहा होगा तो आप इसकी विमा तुरंत कैलकुलेट करके बताएंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो तुरंत आप लोग बताइए इसकी विमा क्या आएगी। ठीक है, हालांकि इसमें 4 ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन से यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि विमा कैसे निकालते हैं। ये जो क्वेश्चन था आया था। आप पिछले जो परीक्षा है 2016 का, उसका सॉल्व पेपर्स प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको, कैसे इसको हल करेंगे। तो देखिए अगर इसका फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि 1/c² बराबर 1/c² बराबर μ0 ε0। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका 1/c² बराबर μ0 ε0। इसका मतलब यहाँ पर पूछा क्या गया, यहाँ पर पूछा गया है कि 1/ε0 की विमा निकालना। तो इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से हल कर लेते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए c² बराबर 1/μ0 ε0। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, c को हम इधर से इसमें रूट स्क्वायर को हटा करके, ये वाले स्क्वायर को हटा करके इधर हम अंडर रूट लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/μ0 ε0। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। μ0 क्या है, तो μ0 पारगम्यता होता है, और ε0 क्या है, तो ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है और μ0 निर्वात की पारगम्यता है। ठीक है, वैद्युत वाले चैप्टर में चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी, तो ये चीजें वहां से आती हैं। अब देखिए अभी आपने विमा का उपयोग पढ़ा हुआ है। ठीक है, विमा का उपयोग, उसमें से जो दूसरा एप्लीकेशन वो है कि दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है कि विमीय विधि से हम लोग किसी समीकरण को चेक कर सकते हैं संतुलित है या नहीं है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर अभी हमें अप्लाई करना है, और वहां से इस क्वेश्चन को हम आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों राशियां बराबर हैं, और विमीय रूप से अगर ये सत्य है, विमा निकालना है तो विमीय रूप से हम इसको सत्य मान करके चलेंगे। तो इसका मतलब जो सी की विमा होगी वही आपकी इस पूरे की विमा होगी। ठीक है, ये विमा के उपयोग नंबर 2 से हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा उपयोग यहाँ पर है विमा का दूसरा उपयोग, मैं लिख भी देता हूँ, विमा का दूसरा अनुप्रयोग।
ठीक है। तो c क्या होता है, c होता है प्रकाश का वेग, यानी जो c की विमा होगी वही इस पूरे की विमा होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली c की विमा निकाल लेंगे। तो c की विमा क्या होती है, c क्या बताया अभी हमने, c यहाँ पर है प्रकाश का वेग, और वेग की विमा आपको ऑलरेडी पता है LT-1 होती है। तो ये c की विमा आ गई, लेकिन c की जो विमा आई वो किसके बराबर है, 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 के बराबर। हमें चाहिए 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की विमा। तो सिंपल सा क्या करना है, अब देखिए ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं आप देखिएगा, यहाँ पर μ0 और एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा c² बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन 0। अब c की विमा क्या है, ऊपर हमने निकाल लिया है LT-1, तो यहां पर हम बेसिकली रख देंगे LT-1, तो LT-1 यहां पर रख दिया और स्क्वायर लगा दिया इस पूरे का, बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन 0। तो यहां पर आप देखेंगे बस हमें इसका केवल स्क्वायर खोल देना है, तो ये आ जाएगा L² T-2, ये आपकी विमा कैलकुलेट होकर के आ गई। हमेशा आपको ये ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर हमने बताया था पिछली क्लास में आपको, हमेशा यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ये छोटा ब्रैकेट नहीं लगेगा। और बराबर ये क्या निकल के आ गया, 1/μ0 एप्सिलॉन 0। तो ये आपके पास विमा आ गई 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की विमा, क्या निकल के आई, L² T-2, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने, सिर्फ हमें फार्मूला मालूम था, फार्मूले के बेस पर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि विमा क्या होगी इसकी, ठीक है। तो इतना आसान था। आप परीक्षा में 4 विकल्प दिए गए थे, तो जिस विकल्प में आपका L² T-2 था उसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया कि इसकी विमा ये होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आके, अब देखते हैं कि 2013 परीक्षा में कौन से क्वेश्चन आए थे। ये जो भी हमने क्वेश्चन बताया ये आपका आया था 2016 की परीक्षा में। अब हम देखेंगे 2013 परीक्षा में। तो 2013 परीक्षा में जो क्वेश्चन आया था वो कुछ ये था, सबसे इजी क्वेश्चन था कि 1 मीटर समतुल्य है, समतुल्य है। अब किसके समतुल्य है, तो 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए थे। ए में दिया गया था 10⁶ मीटर, बी ऑप्शन में दिया गया था 10⁹ मीटर, और सी ऑप्शन में दिया गया था 10⁻10 मीटर, ठीक है, और डी ऑप्शन में दिया गया था 10⁸ मीटर। ये क्वेश्चन आया था 2013 की परीक्षा में, आप इसको देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अगर आपको आता है तो आप लोग इसका आंसर बताइए, नहीं आता है तो फिर आप देखिए आगे कैसे हम इसको हल करते हैं। तो एक बेसिक फार्मूला होता है इसका मीटर में और एंगस्ट्राम में रिलेशन पर, सॉरी यहाँ पर मीटर नहीं है, यहाँ पर एंगस्ट्राम है, जहाँ पर ये मीटर लिखा हुआ है यहाँ पर एंगस्ट्राम है, ठीक है, ये एंगस्ट्राम है आपका। तो एंगस्ट्राम और मीटर में एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं। तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, 1 एंगस्ट्राम में होते हैं 10⁻−10 मीटर, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। इसका उल्टा करके आपको हल कर लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 10⁻−10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्राम, ठीक है, यही चीज लिखी हमने, बस क्या कर दिया उसको आगे पीछे करके लिख दिया, यानी 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्राम। यहाँ पर देखिए जो चीज ऊपर लिखी थी, यहाँ पर जो चीज लिखी है वही चीज नीचे भी लिखी है, बस आगे पीछे करके लिखा है। 10⁻10 मीटर में होते 1 एंगस्ट्राम, इसलिए क्या होगा 1 मीटर में कितने एंगस्ट्राम हो जाएंगे भाई बताओ जरा, 1/10⁻10 एंगस्ट्राम। यही सवाल ने पूछा था कि 1 मीटर किसके समतुल्य है, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्राम होंगे। तो यहाँ पर इसको अब हल कर लेना, 1 मीटर में कितने होंगे ये वैल्यू सामने आपके आ चुकी है, बस इसको हल करना है।
तो देखिए 1/10 की पावर माइनस 10 है। जब 10 की पावर माइनस 10 को आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 10 एंगस्ट्राम। तो इस हिसाब से आप देखिए हमारा सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आया था आपका पिछली 2013 भर्ती में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या आया था। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है 2013 भर्ती में ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन ये था, आप लिखें कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। अब आप जरा बताओ गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। 2013 भर्ती का ये प्रश्न है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, पिछले वीडियो में हमने बताया था इसकी विमा कैसे निकालते हैं। तो विमा निकालते समय हमने एक फार्मूला बताया था, वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो फार्मूला ये है, फिर से हम आपके सामने लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, F बराबर Gm1m2/r²। ये फार्मूला होता है इसका, F बराबर Gm1m2/r²। ये फार्मूला है। हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक निकालना, इसलिए G को एक तरफ करना होगा। G यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, तो G बराबर क्या निकल के आ जाएगा, Fr²/m1m2, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब इन सबको मालूम होगा कि इसमें F क्या होता है, F होता है बल। तो बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर क्या है, आर दूरी होते हैं, दो पिंडों के बीच की दूरी को आर कहते हैं यहाँ पर। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। स्क्वायर लगा है, आपको भी स्क्वायर लगा देना। नीचे यहाँ पर किलो मास। ठीक है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान 2 बार है, m1 भी द्रव्यमान है, m2 भी द्रव्यमान है। तो ये हो जाएगा बेसिकली किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इसका जो मात्रक चाहिए था वो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपके पास ये है तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसको हम दूसरी तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। यहाँ पर क्या किया, जो प्रति का चिन्ह लगा था उसको हटा करके पावर में -2 कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प हो गया। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि न्यूटन को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको विकल्प को देख कर चलना है कि विकल्प में आपके क्या दिया गया है। तो विकल्प में अगर ये दिया गया तो यही आपके आंसर है। अगर न्यूटन को भी कन्वर्ट किया है तो आप लोग न्यूटन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम होते हैं। तो 1 न्यूटन में होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन में इतने किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जहां न्यूटन लिखा है वहां पे आप इसको हल कर रख देंगे और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इससे भी पहले परीक्षाएं हुई जैसे 2011 की या 2009 की, उसमें आप लोग देखिएगा कि इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, कि कैसे आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि दाब प्रवणता की विमा क्या होगी। दाब प्रवणता की विमा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसको आप हल कर लोगे, लेकिन दाब प्रवणता का हमने बताया था सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तभी आप हल कर पाओगे, फार्मूला याद है तो नहीं बिल्कुल हल कर पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, तो दाब प्रवणता का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, दाब प्रवणता बराबर दाब बटे दूरी। क्या होता है, दाब बटे दूरी, ये फार्मूला होता है। दाब की विमा अगर आपको आ रही है तो यहां पर लिखें, नहीं आ रही है तो आपको निकालना पड़ेगा।
ठीक है। मैं अपनी अगर रियलिटी की बात करूं तो दाब की बीमा मुझे खुद नहीं आती है, लेकिन कैसे निकालना ये मैंने आपको बताया और आपके सामने ही मैं आपको निकाल के दिखाता हूं दाब की बीमा। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में हम यहाँ पर दाब की बीमा निकालने जा रहे हैं। तो दाब का सूत्र आपको मालूम होगा, होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये दाब का फार्मूला होता है। अब देखिए बीमा कैसे निकलेगी, तो बल की बीमा लिख देना है। बल की बीमा हमें याद है ml/t-2। इसी तरीके से आपको भी याद करनी है ml/t-2। क्षेत्रफल की बीमा होती है l²। ठीक है, अब l आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ml/t-2, ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये l की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब एल को आपको जोड़ देना है, घटा देना चिन्ह के अनुसार, तो ये घट जाएगा तो ml-1 t-2। ये देखिए दाब की बीमा हमें हमारी निकल आई। तो इसी तरीके से आपको भी, आप अगर याद कर पाए तो जो ज़्यादा यूज होते हैं उनकी बीमा को याद कर लीजिए, नहीं याद होती है तो प्रोसेस समझ लीजिए, आप जब जरूरत पड़े उसको निकाल लीजिए। तो ये आपकी दाब की बीमा आ गई ml-1 t-2। अब यहाँ पर जो हमारा न्यूमेरिकल था इसमें हम रख देंगे ml-1 t-2। ये हमारी दाब की बीमा है, और नीचे क्या है, दूरी l। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला जो l है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml-1 t-2 पहले से लिखा हुआ है, और l ऊपर जाएगा तो l-1 हो जाएगा। अब दोनों l जुड़ जाएंगे तो ml-1 हो जाएगा 2, ml-2 और t-2। ये आपकी निकल के आ गई दाब प्रवणता की विमा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ रही होंगी। कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे कैसे हमें काम करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन देखिए आप लोग। F = AT + BT²। ये क्वेश्चन है, F = AT + BT²। इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई ए की बीमा बताओ। क्या पूछा है, ए और बी की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी बीमाएं हमें ज्ञात करना, ए की और बी की। अब यहां पर भी दूसरे एप्लीकेशन का प्रयोग होगा, बीमा का अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग नंबर 2 में बताया है कि जितने भी पद समीकरण में होते हैं उन सब की बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया वो ये समीकरण दिया गया है। इसमें देखिए आरएचएस में 2 पद हैं, पहला पद है ये AT और दूसरा पद है BT²। इसका मतलब AT की जो बीमा होगी वो F के बराबर होगी, और BT² की जो बीमा होगी वो भी किसके बराबर होगी, F के बराबर होगी। तो बस हमें यही लॉजिक लगाना है कि F की बीमा किसके बराबर है, AT के बराबर है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको रख देना है F = AT मान लेना है। यहाँ पर बीमा को लेकर के चल रही हैं तो F = AT, यहाँ पर हम बीमा कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए AT की बीमा किसके बराबर है, F के बराबर है, तो हमने इसको इक्वल्स कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर F क्या होता है आप लोग जानते हैं, F होता है बल, और T क्या है, समय होता है। A की बीमा हमें ऑलरेडी निकालनी है, A को हम इसको यहाँ से एक तरफ कर लेते हैं तो आ जाएगा F/T। ठीक है, अब F क्या है, बल है, तो बल की बीमा आप रख दो ml-1 t-2, ml-t-2। ठीक है, ये F की बीमा है ml-t-2, और नीचे आएंगे तो नीचे ये हमारा T है, तो टाइम की बीमा होती है T। ठीक है, इसको आप हल कर लो, तो जब इसको आप हल करोगे तो ये देखिए क्या आएगा, ml-t-3। नीचे से t है नीचे, जब ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, और ये बल जुड़ जाएगा जाकर के, तो ml-t-3 ये किसकी बीमा आ गई, ये आपकी ए की बीमा आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको निकालनी है किसकी बीमा, आपको निकालनी है बी की बीमा। तो बी की बीमा कैसे निकालोगे आप लोग, बी की बीमा भी निकालना बिल्कुल आसान है। देखिए जैसे हमने ए की बीमा निकाल ली है उसी तरीके से बी की भी निकाल ली है। तो बी के लिए फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे, वही रूल लगाएंगे कि F = हम मान के चलेंगे क्या, BT²। यानी जो F की बीमा है वही AT की बीमा है, और जो F की बीमा है वही BT² की भी बीमा है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें किसका मान चाहिए, b का मान चाहिए। तो यहाँ से b बराबर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, b का मान f बटे टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसकी विमाएं रख दो आप, तो एम एल टी माइनस टू, ये हो गई f की विमा। नीचे क्या है, टी स्क्वायर यानी समय, तो समय की विमा होती है t और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर आप लगा दोगे, ठीक है। अब नीचे से t ऊपर जाएगा तो क्या निकल के आएगा, एम एल टी माइनस फोर आ जाएगा आपका। कैसे आ जाएगा, नीचे टी स्क्वायर बनेगा, जब ऊपर जाएगा अंश में जाएगा तो टी माइनस टू हो जाएगा, ऊपर टी माइनस टू ऑलरेडी है तो दोनों जुड़ करके टी माइनस फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखे हमने ए और बी दोनों की विमाएं ज्ञात कर ली। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइए, कितना आसानी से हमने इसको ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी की भी विमा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम विमाओं की सीमाएं के बारे में कि विमाओं की सीमाएं क्या होती हैं। अभी हमने विमाओं के अनुप्रयोग कर लिया, आप पढ़ेंगे सीमाएं। आपको बता दें कि ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, उनसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, वो भी इसी के साथ आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग विमाओं की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो देखिए क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। हमने विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ लिया था लेकिन सीमाएं नहीं पढ़ा था, सीमाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए पहली जो विमा के अनुप्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो आप यहाँ पर समझिए। पहला जो इसका अनुप्रयोग होता है वो आप लोग चाहें तो लिखते जाइए, नहीं तो ये नोट्स आपको इस पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जो इसका सीमाएं होती हैं तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, विमा के द्वारा किसी नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, ये इसकी एक लिमिटेशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो विमा की सहायता से इस सूत्र को फाइंड कर सकते हो, इस सूत्र के बीच व्यंजक स्थापित कर सकते हो, यानी F के M के R के बीच व्यंजक स्थापित कर सकते हो। लेकिन G यहाँ पर एक नियतांक होता है तो इस G का मान विमा की सहायता से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी G एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान हम विमा की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते, ये इसकी एक सीमा है, लिमिटेशंस है, कमी है, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरी तरफ, दूसरा नंबर इसका है, तो विमा के द्वारा या विमा के प्रयोग से या विमीय विधि से लिख सकते हो, विमीय विधि से तीन से ज्यादा राशियों के बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते। यानी इसमें लिमिटेशंस एक ये भी है, जैसे हमारे पास 4 5 6 राशियां दे दी गई, अब उनके बीच अगर हम व्यंजक निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते हैं, अधिकतम 3 राशियों के बीच हम संबंध निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, एक अगर हम निकालने के लिए कहें तो यही एक फार्मूला ले लें, तो यहाँ पर F बराबर G हो गया, ठीक है, m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो अधिकतम 3 राशियों के बीच ही संबंध स्थापित इसमें हम कर सकते हैं। संबंध निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से इसको हमने यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन इसकी ये लिमिट होती है, एक लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, तो आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि जब हम किसी 2-3 राशियों के बीच संबंध निर्धारित मतलब स्थापित करते हैं तो यहाँ पर 3 समीकरण हमारे पास अधिकतम बनते हैं। एक समीकरण बनता है m वाला, एक समीकरण बनता है l वाला, एक समीकरण बनता है t वाला। तो अधिकतम 3 समीकरण ही बना सकते हैं, इसलिए 3 समीकरणों से ज्यादा, 3 राशियों से ज्यादा अगर कोई राशि निर्भर करती है तो उसके बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तीसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो ये देख लीजिए कि विमा विधि से त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, इनके बीच अगर कोई ऐसे संबंध होते हैं तो भी हम ये वाले समीकरण जो हैं विमा विधि से नहीं निकाल सकती हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा विमा विधि से त्रिकोणमितीय फलन कामा लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन जिसको हम लॉगरिथम भी कहते हैं, लॉग, ठीक है, वाले व्यंजकों के बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते, संबंध स्थापित नहीं कर सकते, या कहें कि इन समीकरणों का हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और विमा विधि से लिखना चाहो तो हालांकि पहले पॉइंट के अंतर्गत वो हमने कवर कर लिया है, फिर भी अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो बता दें कि यहाँ पर कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें कांस्टेंट होते हैं, नेतांक हालांकि हो गया है, तो कोई भी अगर किसी समीकरण में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, तो हम उसके जो वैल्यू होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो तो k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पर ये हाफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो विमा विधि से इस हाफ वैल्यू को हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन जो इसकी लिमिटेशंस हैं विमा की, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, और इसके बाद जो पहला चैप्टर है आपका वो समाप्त हो जाता है यहां से। तो देखिए क्या होगा इसमें, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अदिश राशियां, अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं, ठीक है, अदिश राशियां सदिश राशियां आपके चैप्टर में है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और सदिश राशियों को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो अदिश राशियां किसे कहते हैं, तो लिखो परिभाषा इसकी, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी उन राशियों को, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कई सारी ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम अदिश राशियां कहेंगे। जैसे देखिए दूरी एक अदिश राशि होती है, इसके लिए हमें दिशा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूरी के बाद चाल, ठीक है, ये भी एक क्या है, चाल एक अदिश राशि है। इसके बाद समय, ठीक है, समय भी क्या है, अदिश राशि है। इसके बाद ताप क्या है, अदिश राशि है। वैद्युत धारा भी क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, सदिश नहीं है, कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है। इस तरीके से काफी सारी ऐसी राशियां होती हैं जो कि अदिश राशियां होती हैं, यानी इसमें केवल परिमाण होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि के बारे में जो कि है हमारी सदिश राशि। तो इसको हम हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अब सदिश राशि,
सदिश राशियां। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। यानी जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की भी जरूरत पड़ती है, साथ में दिशा की भी जरूरत पड़ती है, उनको क्या कहेंगे? सदिश राशियां। अब कौन कौन सी सदिश राशियां होती हैं तो नीचे लिखेंगे जैसे। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं तो देखिए, जैसे में कौन सी है? जैसे विस्थापन। कौन सी? विस्थापन एक सदिश राशि होती है। क्लियर हो गया? यानी विस्थापन कहीं पर भी लिखेंगे तो हमें उसकी दिशा बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है, जबकि दूरी एक अदिश राशि होती है। विस्थापन के बाद आएंगे तो वेग। ठीक है, वेग एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो चाल होता है, चाल एक अदिश राशि है। नॉर्मल देखा जाए तो व्यवहार में चाल और वेग एक ही चीज को कहते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो चाल का मतलब होता है वो एक, उसमें केवल परिमाण है, केवल नंबर है, उसमें कोई भी दिशा नहीं है। जबकि वेग में क्या है? दिशा होता है। अब दिशा होता क्या है समझ लो थोड़ा सा एग्जाम्पल से। जैसे मान लें कोई वस्तु रखी है, अगर हम कहें कि इस वस्तु में आप धक्का लगाओ, ठीक है, धक्का दो, तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि हम धक्का दें तो किस तरफ दें। ठीक है, इधर दें या इधर दें या इधर दें या अपनी तरफ दें। यानी आपके पास चार दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर कोई चीज टेबल पर रखी है तो हम कहें उसमें धक्का दो या कुछ बल लगाओ आप, तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि आखिर हमें धक्का देना किस तरफ देना, इधर की इधर की इधर की इधर, है ना। तो यहां पर हमें दिशा बतानी पड़ेगी कि आप इस वस्तु पर कुछ बल लगाओ अपनी तरफ को, यानी अपनी तरफ वस्तु को खींचो। ठीक है, अपनी तरफ बल लगाओ, या पूर्व दिशा में बल लगाओ, या उत्तर दिशा में बल लगाओ। यानी हमें एक दिशा बतानी पड़ेगी, तभी आप प्रॉपरली समझ पाएंगे कि आखिर हम कह क्या रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, है ना। तो वो चीज होती है यहाँ पर दिशा, यानी यहाँ पर परिमाण भी बताना पड़ता है, हमें दिशा भी बतानी पड़ती है। इस वजह से इसको सदिश राशि कहते हैं। तो बल एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बल क्या है? सदिश राशि है। इसी तरह से त्वरण भी एक सदिश राशि होती है। क्लियर हो गया? त्वरण के बाद आता है यहाँ पर तो और भी कई सारी सदिश राशियां आपकी होती हैं, तो आदि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जो चीजें अभी हमने बताई। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कोई क्वेरी हो तो आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से आज पहला चैप्टर समाप्त हो गया। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी हैं, अभी यहाँ पर हमने आपको करवाए हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो उनको आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।